दोस्तों आज हम लोग द वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों पिछली कुछ सेंचुरीज़ में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उतना ज़्यादा कूड़ा होगा। देखो एनिमल्स जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उससे हमें कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन हम इंसानों ने प्लास्टिक, ग्लास, केमिकल्स जैसे सब्सटेंस बना दिए और प्लास्टिक नेचर में कभी भी एडजस्ट हो ही नहीं सकता, डिग्रेड हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक को मिट्टी में गाड़ दो आप लोग और 1000 साल बाद कोई जाके देखेगा उसको तो वैसी की वैसी ही मिलेगी। पानी में डाल दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, हज़ारों सालों तक पड़ी रहेगी पानी में। और आग में जलाओगे तो हवा ख़राब होगी। आप सोच के देखो कि कितना कूड़ा हम लोग रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी कंट्री आज दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है और मैंने आपको बताया कि जितने लोग होंगे उतना कूड़ा होगा। अब देखो वेस्ट भी ना अलग अलग तरह का होता है। एक होता है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर का कूड़ा। आपके घर में एक डस्टबिन ज़रूर होगा जिसमें ढेर सारा कूड़ा रोज़ जमा होता होगा। आपके घर में सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ी का जो वेस्ट होता है, आप बिस्किट खाते हो, चॉकलेट खाते हो, मैगी खाते हो, सबके रैपर निकलते हैं। आपका छोटा भाई या बहन है उसके डायपर बदलते हैं रोज़। ये सारा जो घर का कूड़ा है ना वो डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम होता है, 24 घंटे काम चलता रहता है इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारा कूड़ा वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है। जब एक किसान की फसल कट जाती है तो उसके बाद में जो पौधे बचते हैं वो सब कूड़ा ही तो होता है, किसी काम का नहीं होता, सब बेकार होता है। भाई गेहूं की फसल है मान लो, अब आपने गेहूं उसमें से निकाल लिया तो बाकी का जो पौधा बचा होगा वो सब बेकार ही हो गया, वेस्ट ही हो गया, वो किसी काम का नहीं होता। कमर्शियल वेस्ट होता है, जो दुकानें हैं, हॉस्पिटल हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे सब जगह वेस्ट जनरेट होता है। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वेस्ट, माइनिंग वेस्ट, माइनिंग करते हुए बहुत वेस्ट निकलता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे आपके घर का फ्रिज ख़राब हो गया तो आपने उसको कबाड़े में दे दिया। टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है और भी बहुत कुछ है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब मैं आपको बताऊं, दो तरह के वेस्ट होते हैं। एक होता है टॉक्सिक वेस्ट और एक होता है नॉन टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट वो होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसे नेचर रिसाइकल नहीं कर सकती। जैसे केमिकल्स होते हैं, बहुत तरह की प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं जिन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर छिड़का जाता है ताकि उनमें कीड़ा ना लगे। केमिकल्स डाले जाते हैं मिट्टी में जल्दी से फसल को उगाने के लिए। ये सब बहुत हार्मफुल होते हैं। दूसरी तरफ है नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक वेस्ट वो होता है जैसे आपकी मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बनाई, अब आलू का छिलका उतारेंगी, वो छिलका कूड़े में जाएगा, है तो वो भी कूड़ा ही। इस तरह के कूड़े को अर्थ खुद से डिकम्पोज कर सकती है और ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता। हालांकि नुकसान ये भी देता है लेकिन कम नुकसान देता है। नुकसान ये ऐसे देता है कि जब ये डिकम्पोज होता है ना ऑर्गेनिक वेस्ट, तो इसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेती हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ आसान करके। ग्रीन हाउस गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी गैसेस होती हैं अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा गैसेस ही रिलीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यही होती है ग्लोबल वार्मिंग, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है तो समुंदर में पानी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और भी बहुत सारी परेशानियां ग्लोबल वार्मिंग से होती हैं। दोस्तों मैं आपको एक इम्पैक्ट और बता देता हूं जो कि वेस्ट की वजह से ही होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ होती है, आपको पता होगा, और इसका काम ये होता है कि ये सन के हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, हेलोन्स हो गई, कार्बन टेट्रिक्लोराइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म है, ये कुछ इस तरह की ख़तरनाक गैसेस हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर पतली हो रही है। सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना वो अर्थ में आने लगी है। अब तो खैर बहुत कम कर दिया गया है इन सभी गैसेस को, सभी कंट्रीज़ ने इन गैसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाया है। दोस्तों अब देखते हैं मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कूड़े से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझाता हूँ। देखो कूड़ा दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई वेस्ट और एक होता है वेट वेस्ट। जैसे मान लो आपने पेंसिल शार्प करी या फिर शीशा है, स्टील है, प्लास्टिक है, ये सब ड्राई वेस्ट है और ये वेस्ट डिग्रेड या फिर डिकम्पोज नहीं हो सकता। आप मिट्टी में दबा दो शीशे को या प्लास्टिक को, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसका। लेकिन दूसरी तरफ आता है गीला कूड़ा।
जैसे मान लो सब्ज़ी कटती है घर में, तो सब्ज़ी कटती है, उसका छिलका निकलता है, कूड़ा निकलता है उसमें से, वो सारा कूड़ा जाएगा गीले में। आलू के छिलके को मिट्टी में दबाओ, आसानी से डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन। आपने गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो गीला कूड़ा होता है ना, वो आसानी से डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाएगा, मिट्टी में दबा दो सड़ जाएगा। लेकिन जो सूखा कूड़ा है उसको मिट्टी में आप नहीं दबा सकते हो, प्लास्टिक को मिट्टी में नहीं दबा सकते हो उसके साथ में आप। सूखा कूड़ा कहाँ पे जाएगा? सूखा कूड़ा जाएगा इंडस्ट्रीज़ में, और वहाँ से वो रिसाइकल होगा। अब देखो, शुरुआत में कूड़े को अलग अलग करना बहुत आसान होता है, घर में आप आसानी से अलग अलग कर सकते हो। लेकिन जब ये कूड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इसको अलग अलग कर पाना। और इसीलिए कहा जाता है कि आप घर पर ही सेग्रीगेट करें, घर पर ही अलग अलग करें कूड़े को। और जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो सूखा कूड़ा सूखे वाले कंटेनर में डालें और गीला कूड़ा दूसरे वाले कंटेनर में डालें, अलग अलग करके डालें। तो ऐसा करने से ना कूड़े को बड़ी आसानी से ठिकाने पे लगाया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइम बचता है, पैसा बचता है। बाद में सेग्रीगेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इको फ्रेंडली मेथड है। इससे आप सेफली डिकम्पोज कर सकते हो। जो गीला कूड़ा है ना, उसका आप कंपोस्ट बना सकते हो। कंपोस्ट मतलब खाद। देखो, कुछ इस तरह की होती है। आपके घरों में अगर पौधे लगे हुए होंगे तो माली डालता होगा ज़रूर। इसे मिट्टी में डाला जाता है ताकि ये मिट्टी की ताकत बढ़ा सके। फर्टिलाइज़र की तरह से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है कूड़े को फेंक देना, ढेर लगा देना। देखो, जैसे ये ढेर लगा हुआ है ना कूड़े का। अब डंपिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग वो होती है, जैसे मान लो शहर के पास में बहुत खाली जगह पड़ी हुई है, बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, तो आपने वहाँ पे बहुत सारा कूड़ा ला के डाल दिया खुले में। ये होती है ओपन डंपिंग। आपको बस कूड़े से छुटकारा पाना था, तो आपने ऐसी जगह पे कूड़े को फेंक दिया जो खाली पड़ी हुई थी। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर की हेडिंग है, ज़रा पढ़ो आप सभी लोग। गार्बेज माउंटेन एट दिल्लीज गाजीपुर लैंडफिल टू राइज हायर देन द ताजमहल बाई 2020। मैं तो 2024 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये कूड़ा पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा आज की डेट में। देखो, ये है गाजीपुर ओपन डंपिंग। आपको पता है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि इस कूड़े के ऊपर ना रेड वार्निंग लाइट्स को लगाया जाए ताकि एरोप्लेन न टकरा जाए इससे आके। इतना ऊंचा टीला है ये। बताओ, पायलट्स को सावधान करने के लिए इसके ऊपर लाइट्स को लगाया जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हंसने की बात है या अफसोस करने की बात है। जैसा आप लोग कभी मनाली या मसूरी वगैरह में पहाड़ों पे जाते होंगे ना, वहाँ पे रास्ते बने हुए होते हैं गोल गोल, वैसे इसमें भी रास्ते बने हुए हैं, कूड़े के रास्ते बने हुए हैं ताकि गाड़ी ऊपर तक जा सके और कूड़े को फेंक सके। तो ये है ओपन डंपिंग, और ये इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत आसान है और बहुत कम पैसा खर्च होता है। खाली मैदान आपने देखा और उसमें डाल दिया कूड़ा। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना, ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे कूड़े को डालना है बस। लेकिन इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जहाँ पर कूड़ा होता है वहाँ पर बीमारियाँ इकट्ठा होती हैं, बीमारियाँ बढ़ती हैं वहाँ पे। कूड़ा सड़ने की वजह से फाउल गैसेस वहाँ पर आएंगी, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से इसे अच्छा मेथड नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि ये आसान है, सस्ता है, इस वजह से ये बहुत यूज़ होता है। डंपिंग का दूसरा मेथड है सैनिटरी लैंडफिल। ये ओपन डंपिंग से थोड़ा सा बेहतर होता है। इसमें भी डंपिंग ही होती है, कूड़े को एक जगह पे फेंका ही जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कूड़े को ज़मीन के नीचे दबा देते हैं। आप पहले ये सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहली बार दिल्ली का जो रिंग रोड है UR2, उसमें 30 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड के अंदर डाला है। आपको मालूम है ये गाजीपुर की टेकड़ी, उसकी 7 के 8 मीटर हाइट कम हुई है, वो कचरा हमने डाला है। अब हमने अहमदाबाद डोलेरो में, वहाँ भी हमने वो भी रोड पर 30 लाख टन कचरा यूज़ कर रहे हैं, कुछ किया है। तो धीरे धीरे अभी मैंने NHI को कहा है कि हम कचरे को कैसे यूज़ करें, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगती है, और सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, ग्लास और मेटल निकलती है, उसकी भी वैल्यू मिलती है, और फिर वो कचरे को सेग्रीगेट करके हम रोड में यूज़ करते हैं। तो उसका एक स्पेसिफिकेशन है। ये हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसे कूड़े को रोड के नीचे दबा दें। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं हेट नहीं करता किसी पॉलिटिकल पार्टी को। कभी पता लगे कि कमेंट्स में आप लोग पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दो। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी होती है सैनिटरी लैंडफिल। एक बड़ा सा गड्ढा आपने किया, उसमें कूड़ा डाला, और कूड़ा डालने के बाद में सॉइल की लेयर बना दी। इन शॉर्ट, आपने कूड़े को ज़मीन के नीचे दबा दिया।
अब ज़मीन के नीचे दबने से फ़ायदा ये होता है कि कीड़े नहीं लगेंगे, चूहे वगैरह नहीं होंगे, चील कौवे नहीं मंडराएंगे, मक्खियाँ नहीं भिनभिनाएंगी, तो इस वजह से बीमारियाँ भी कम होंगी। और दूसरी बात यह है कि जब कूड़ा सड़ेगा ना तो उसकी गैसेस अर्थ के ऊपर जल्दी से नहीं आ पाएंगी, आएंगी तो सही लेकिन जल्दी से नहीं आ पाएंगी, और आसपास के लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगी। फिर इसमें ना आग भी लगाई जाती है। गाज़ीपुर के ओपन डंपिंग पर आना आप लोग कभी, वहाँ पे 24 घंटे धुआं निकलता रहता है, धीमी धीमी आग लगती रहती है वहाँ पे हमेशा। लेकिन सैनिटरी लैंडफिल में ऐसा नहीं होता और इसमें तेज़ आग भड़कने का भी ख़तरा नहीं होता। तो सैनिटरी लैंडफिल में भी आप डंप ही कर रहे हो कूड़े को, लेकिन इसमें इस तरह से डंप किया जाता है कि वो कम से कम नुकसान पहुँचाए। दोस्तों अक्सर सैनिटरी लैंडफिल में प्लांट्स को भी उगा दिया जाता है। ऐसे प्लांट्स को उगाया जाता है जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, ताकि वो कूड़े में से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब ना कर सकें। कम जड़ों वाले पौधों को वहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। इसमें कूड़ा काम में आता है, कूड़े का बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है। इसमें करना क्या होता है, खुले में हवा में कूड़े को सड़ने देना होता है, और उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना वो कूड़े को खाने लगता है। बैक्टीरिया होता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लोग कूड़े को खाने लगते हैं और कूड़े को सड़ा देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर मिट्टी उसका कंपोस्ट बना देती है। बहुत सिंपल और बढ़िया मेथड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस खुले में कूड़े को फैला दो, सारा काम बैक्टीरिया कर देगा आपका। वो कूड़े को खा लेगा, ब्रेक डाउन कर देगा और कंपोस्ट बना देगा जो मिट्टी जैसा होता है। और कंपोस्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज्ड होता है। इसको मिट्टी में मिलाओगे ना तो मिट्टी में जान पड़ जाती है, फर्टिलाइज़र का काम करता है ये। मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं और वाटर रिटेंशन होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पौधे बहुत बढ़िया उगते हैं, अच्छी फसल होती है और बीमारियां भी कम होती हैं। दोस्तों कंपोस्ट ऑर्गेनिक होता है, इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, केमिकल फ्री होता है ये। इसके अलावा ये एग्रीकल्चरल कॉस्ट को भी कम कर देता है। आपको अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको डाल दो, फर्टिलाइज़र का काम करेगा ये। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कूड़ा तो आपके किसी काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर कूड़े से कंपोस्ट बनाओगे तो कंपोस्ट बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 3 R's। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। यह है 3 R मेथड। रिड्यूस का मतलब कम करना, रीयूज़ का मतलब अगर कूड़ा दोबारा से यूज़ कर सकते हो तो उसको दोबारा से रीयूज़ करो, दोबारा से इस्तेमाल करो। और फिर है रिसाइकल, अगर वो चीज़ यूज़ नहीं हो सकती तो फिर उसको रिसाइकल करो, रिसाइकल करके यूज़ करो। मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखो अगर 3 R को आप लोग फॉलो करोगे ना तो फिर हमारी दुनिया हसीन हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कम हो सकता है इन 3 R's को अगर हम लोग फॉलो करते हैं अच्छे से। एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले है रिड्यूस। आप कैसे कूड़े को कम कर सकते हो। चेंज ऑफ प्रोसेस। देखो बहुत टाइम से ना प्रोसेस चलता आ रहा है एक जैसा ही, इंडस्ट्रीज़ में एक जैसा प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो अगर हम चेंजेस कर दें प्रोसेस में तो फिर कूड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके कूड़े को कम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में बहुत सारा गीला कूड़ा है, अगर आप उस गीले कूड़े को सूखा कर देते हो ना तो वो सिकुड़ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेस्ट को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। यह हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि आप कूड़े को अलग अलग कर सकते हो। जो कूड़ा बायोडिग्रेडेबल है ना, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलकों का आप कंपोस्ट बना सकते हो। और जो कूड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास वगैरह हो गया, इन सब को आप रिसाइकल कर सकते हो। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट को करके कूड़े को अलग अलग करके आप रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट R है रीयूजिंग द वेस्ट। जैसे मान लो आप एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए बाज़ार से, आपने कोल्ड ड्रिंक को तो पी लिया, अब उस बॉटल को धो के उसमें पानी भरो और पानी स्टोर करो, पानी पिया करो। भाई मेरे घर में तो आज भी 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, उसमें पानी भरा रहता है हमेशा, उसमें से पीते हैं हम लोग पानी। और ज़्यादातर हिंदुस्तानी घरों में ऐसे ही होता है, जो बड़ी वाली बोतल आती है उसमें पानी भर लेते हैं हम लोग। जैम की शीशी होती है, उसको खाली करके उसमें मसाला भरो। आपके घर में क्या क्या यूज़ होता है मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ आपको, यहाँ से सवाल बन सकता है आपका। जैसे शूज़ होते हैं ना, या चप्पल होती है, ये पुराने टायर से बनती है। लैम्प्स जो होते हैं वो टीन कैन से बनते हैं। दिल्ली में एक पार्क है वेस्ट टू वंडर, आप कभी दिल्ली आओ तो विज़िट करना उस पार्क में। वेस्ट ऑफ वंडर में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को बनाया गया है, और ये सभी के सभी कूड़े से, स्क्रैप से बने हुए हैं। इंडस्ट्रीज से जो कूड़ा निकलता है ना, स्क्रैप निकलता है, उससे बनाया गया है इन सबको। हमारा थर्ड R है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। दोस्तों जब हम लोग गन्ने में से रस निकालते हैं ना, रस निकालने के बाद में जो बचता है उसे बगास बोलते हैं। उस बगास का हम लोग पेपर बना सकते हैं,
और बगास पैकिंग मटेरियल में भी बहुत यूज़ होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के काम में आता है। और मैं आपको बताऊं 80% प्लास्टिक जो होती हैं वो रिसाइकल हो जाती है। इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स रिसाइकल कर देते हैं उस प्लास्टिक को, और जितने भी आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हो सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स बार बार रिसाइकल होते रहते हैं जिसकी वजह से उनके कार्बन चेन्स टूट के छोटे कंपाउंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों को आप कभी भी डायरेक्ट मत रखना पॉलीथीन बैग में। दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वेस्ट मैनेजमेंट चैप्टर को ख़त्म कर दिया। अगर आपको ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स समझने हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ICSE ज्योग्राफी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।